हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हैं सब लोग? एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। डू जॉइन लर्न फर्स्टर, डू जॉइन फर्स्ट। जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए, फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता होगा कि हम आपके साथ एक यूट्यूब लाइव सीरीज कंटिन्यू किए हुए हैं। जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसी तरह आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सिकनेस इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, तो क्या क्या सिकनेस हमको देखने के लिए मिलता है एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, आज मैं आपके साथ वो सब डिटेल में डिस्कशन करूंगा। ओके, तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। डू ज्वाइन फास्ट, जल्दी से जल्दी सब ज्वाइन कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन को। जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। आई विल वेट फॉर 10 सेकेंड मोर, देन आई विल स्टार्ट विद द सेशन। तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। ओके, सब जुड़िए, जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए, फिर स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन। ओके, सब जुड़ते रहेंगे। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ कि क्या आज हम क्या क्या आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, फर्स्ट हम पढ़ेंगे सिकनेस इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, कैसे वो एक इंडस्ट्री सिकनेस में डिफाइन होता है, वो स्टडी करेंगे हम। फिर उसके बाद मैं आपके फिर डिस्कशन करेंगे कि एमएसएमईडी एक्ट ने उसको सिकनेस को क्या डिफाइन किया है, वो स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे कॉजेज, क्या क्या कॉजेज होता है इंडस्ट्रियल सिकनेस में, उसको हम स्टडी करेंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे, वो जो सिकनेस आता है, जो इंडस्ट्रियल सिकनेस आता है, क्या क्या रेमेडियल मेजर्स वी कैन यूज टू रिमूव दैट सिकनेस, उसको हम देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद हैंड होल्डिंग स्टेजेस क्या होता है, दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसको भी स्टडी करेंगे। फिर हैंड होल्डिंग स्टेजेस कैसे होता है, किस टाइप का होता है, कैसे हम हैंड होल्डिंग स्टेजेस करते हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे सिका एक्ट क्या है, जो सिकनेस इंडस्ट्रीज में आता है उसको रिमूव करने के लिए हमने एक पास किया, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया था, सिका एक्ट। तो सिका एक्ट को हम देखेंगे। फिर फिर लास्ट में हम एमसीक्यूज करेंगे रिलेटेड टू द सिकनेस ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्ट। ओके, तो चलिए वन वन करके हम स्टार्ट करते रहते हैं और जल्दी से जल्दी सब जुटते रहेंगे। ओके, जल्दी से जल्दी सब जुड़ते रहेंगे। अगर इस वीडियो को आप अभी तक शेयर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सबके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सबको ये इस वीडियो इस सेशन से बेनिफिशियल हो सके। जो भी यूजीसी ने 2022 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं या फिर करने का सोच रहे हैं, तो उनको भी बेनिफिशियल हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हमारा सेशन आज का क्या है। देखिए, सिकनेस इन स्मॉल इंडस्ट्रीज। सिकनेस मतलब क्या है? बीमारी। तो जैसे इंसान को, जैसे एक ह्यूमन बींग्स को भी बीमारी आता है, एक फीवर आता है, जो डिफरेंट स्टेजेस से वो जाते हैं, इसी तरह एक इंडस्ट्रीज को भी सिकनेस आता है, वो भी एक, उसको भी एक सिकनेस का शिकार होते हैं वो। तो क्या होता है सिकनेस इन स्मॉल इंडस्ट्रीज हमारा? एंड इंडस्ट्रियल कंपनी, कैसे पता चलेगा कि एक इंडस्ट्री सिक है कि नहीं? तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। देखिए, कैसे पता चलेगा? फॉर बीइंग ए कंपनी रजिस्टर्ड फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स। अगर वो 5 ईयर्स से नीचे है तो वो सिकनेस में काउंट नहीं किया जाएगा। अगर वो इंडस्ट्री 5 साल से अधिक टाइम के लिए सेट हो चुका है, एस्टेब्लिश हो चुका है, उसके बाद ही हम उसको सिकनेस में काउंट करेंगे। उसके बाद अगर उसमें कुछ डिफॉल्ट आता है, कुछ आता है, तो देन वी कैन कॉल दिस एट सिकनेस। ओके, तो उसका क्राइटेरिया, मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? 5 ईयर्स। उसको 5 ईयर्स से एस्टेब्लिश होना चाहिए, मोर देन 5 ईयर्स। ओके, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर accumulated losses equals to or exceeding its entire net worth। वो जितना वर्थ है, उसके पास जितना नेट वर्थ है, उससे अगर वो उसको ज्यादा लॉसेस हो रहा है, देन वी कैन कॉल इट एज द सिकनेस। ओके, तो लॉसेस लॉसेस मोर देन वर्थ, मोर देन नेट वर्थ। ओके, तो ये सब की वर्ड है।
जो कि एग्जाम में आपको हेल्प कर सकता है। तो अगर उसको नेटवर्थ से ज्यादा लॉसेस हो रहा है देन वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज सिकनेस इंडस्ट्री। ओके, सिकनेस इन स्मॉल इंडस्ट्रीज। अगर उसका कैश लॉस हो रहा है फाइनेंशियल ईयर में, जो फाइनेंशियल ईयर में उसको लॉस हो रहा है, या फिर फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग सच फाइनेंशियल ईयर, अगर आइदर वो फाइनेंशियल ईयर में उसको लॉसेस हो रहा है या फिर उसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी अगर उसको लॉसेस हो रहा है, देन वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज सिकनेस इन स्मॉल इंडस्ट्रीज। ओके, तो ये होता है सिकनेस इन स्मॉल इंडस्ट्रीज। सिकनेस इन स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या होता है? जो एक इंडस्ट्री 5 ईयर से ज्यादा अधिक टाइम तक एस्टेब्लिश होना चाहिए मार्केट में, अगर उसका टाइम पीरियड 5 ईयर मोर है देन वी कैन कॉल्ड इट एज सिकनेस। ओके, और उसका अगर लॉसेस हो रहा है, नेटवर्थ से ज्यादा उसको लॉसेस हो रहा है, देन ऑल्सो वी कैन कॉल्ड इट एज सिकनेस। ओके, तो सिकनेस इन स्मॉल इंडस्ट्रीज ये है, ये आ गया। फिर एमएसएमईडी एक्ट जो पास हुआ था, एमएसएमईडी एक्ट 2006 में जो पास हुआ था, माइक्रो स्केल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, उसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्या है? माइक्रो स्केल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट। ओके, इसका फुल फॉर्म है क्या है? एब्रिविएशन माइक्रो स्केल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट। इसको फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपको, या फिर ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, एक्ट कब आया था। आप 2019 में ये वाला क्वेश्चन आया था कि एमएसएमईडी एक्ट कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो वो 2006 में एस्टेब्लिश हुआ था, और इसके एब्रिविएशंस भी आपको पूछ सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस ने भी कुछ डिफाइन किया था सिकनेस के रिगार्डिंग। तो क्या सिकनेस के रिगार्डिंग उन्होंने क्या डिफाइन किया था? देखिए, अगर उनका एनपीए फॉर 3 मंथ और मोर हो जा रहा है, एनपीए मतलब यहाँ पे क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ लोन लिया है बट आप डिफॉल्टर हो जा रहे हैं, आप लोन को चुका नहीं पा रहे हो फॉर मोर देन 3 मंथ, देन यू विल बी रिगार्डेड एज एनपीए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगा विजय माल्या का, किंगफिशर। उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस का बिजनेस तो कर रहे थे, बट उन्होंने इतना लोन ले लिया था कि वो लोन को चुका ही नहीं पाए, तो वो कहलाते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब वो लोन को डिफॉल्टर हो गए। ओके, तो इसका क्या क्राइटेरिया है? तो अगर वो एनपीए हो जाता है 3 मंथ से और अधिक, तो वो कहलाएगा सिकनेस। ओके, और एमएसएमईडी एक्ट 2006 ने और एक डेफिनेशन दिया था, देयर इज एन इरोजन इन नेटवर्थ ड्यू टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ इट नेटवर्थ। अगर उसका नेटवर्थ से 50% लॉसेस हो जा रहा है, देन वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज सिकनेस। तो आपको यहां पे 2 चीज याद रखना पड़ेगा फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव। अगर वो एनपीए हो जाता है 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स और मोर, या फिर अगर उसका नेटवर्थ से 50% लॉसेस हो जाता है, कितना? 50% लॉसेस और मोर अगर हो जाता है, तो वो कहलाएगा सिकनेस अकॉर्डिंग टू एमएसएमईडी एक्ट 2006। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, मैं यहां पे आपको मार्क कर दे रहा हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट वन फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव, बिकॉज यूजीसी में पहले भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस डाल चुके हैं। ओके, तो आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि एमएसएमईडी एक्ट 2006 के हिसाब से उन्होंने सिकनेस को कैसे डिफाइन किया था। ओके, तो कैसे डिफाइन किया था? अगर आपके एनपीए हो जाते हो 3 मंथ्स और मोर, देन यू विल बी रिगार्डेड एज सिकनेस, और अगर आपका नेटवर्थ से 50% और मोर लॉसेस हो जा रहा है आपको आपका बिजनेस में, देन यू विल बी कॉल्ड एज सिकनेस इन इंडस्ट्रीज। ओके, हेलो प्रतिभा, हेलो देवा, गुड मॉर्निंग। सो नेक्स्ट क्या आ जाता है, देखते हैं कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। देखिए, कुछ तो कॉजेस होगा ना इंडस्ट्रियल सिकनेस, वो बीमार क्यों होता है, एक इंडस्ट्रीज बीमार क्यों होता है, उसके लिए कुछ कॉज रहेगा, तो वो कॉजेस को हम एक एक करके देखते हैं। इनएडुकेसी ऑफ वर्किंग कैपिटल, आपके पास पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए, वर्किंग कैपिटल अमाउंट अच्छा नहीं है आपका, फाइनेंशियली स्ट्रक्चर आप स्टेबल नहीं हो, ओके, देन यू विल बी रिगार्डेड एज सिकनेस, तो आप बिजनेस ही नहीं कर पाओगे। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, आप क्रेडिट में लोन नहीं ले पा रहे हो, तो देन ऑल्सो यू विल बी रिगार्डेड एज सिकनेस। पुअर एंड एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड नहीं हो पा रहे हो, ओके, तो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है, बट आप उसी पुराने टेक्नोलॉजी में ही बैठे हो, तो तब आप सिकनेस ही कहलाओगे। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, आपको रॉ मटेरियल्स नहीं मिल रहा है, ओके, मार्केटिंग प्रॉब्लम, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ठीक नहीं है, ओके, आपका सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, तो देन यू विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज सिकनेस। इरेटिक पावर सप्लाई, फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो, विलेज इंडस्ट्रीज में, आप विलेज में आपका बिजनेस कर रहे हो, ओके, तो विलेज में क्या होता है, रूरल एरिया में क्या होता है, फ्रीक्वेंट पावर कट होते रहता है, तो वहां पे अगर आपका फ्रीक्वेंट पावर कट हो रहा है और आप इलेक्ट्रिक कोई भी इंडस्ट्रीज बिजनेस कर रहे हो, तो वो कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो और वहां पे इलेक्ट्रिक बार बार कट हो रहा है, बार बार पावर कट हो रहा है, देन यू कैन ऑल्सो कॉल्ड एज
सिकनेस, ओके। लेबर प्रॉब्लम, आपका लेबर प्रॉब्लम आ रहा है, ओके। लेबर प्रॉब्लम इन द सेंस आपके जितने भी एम्प्लॉयज स्ट्राइक में जा रहे हैं, ओके, डिस्प्यूट्स हो जा रहा है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के अंदर, तब भी प्रॉब्लम आएगा। पुअर मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट ही ठीक नहीं है, प्रॉपर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर नहीं है, देन ऑल्सो कॉल्ड बी एज इंडस्ट्रियल सिकनेस। इनएडुकेट अटेंशन टू R&D, मतलब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट ठीक से नहीं कर रहे हो, ओके, तब भी आपको प्रॉब्लम आएगा। डाइवर्सन ऑफ रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, तब भी प्रॉब्लम आएगा। ग्लोबलाइजेशन, देखिए आज का टाइम में सब बिजनेस सब ग्लोबलाइज हो रहा है, तो आप पुराने टाइम में पुराने ख्याल के बिजनेस कर रहे हो, पुराने ईयर में रह रहे हो, तो आप इवॉल्व नहीं कर पाओगे, देन ऑल्सो कॉल्ड एज सिकनेस। डिस्प्यूट्स अमंग पार्टनर्स, आपका सप्लायर्स रिटेलर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, तब भी आपका डिस्प्यूट्स आ जाएगा, ओके। ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट, आप ऐसा प्रोजेक्ट ले लिए हो जिससे आपको कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, देन ऑल्सो कॉल्ड बी एज इंडस्ट्रियल सिकनेस। आई होप कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या है आपको ये वाला समझ आ गया होगा, बिकॉज यहां से आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि क्या क्या कॉजेस आता है इंडस्ट्रियल सिकनेस में, ओके। तो आपको ये पॉइंट सब याद रखना पड़ेगा कि हम इंडस्ट्रियल सिकनेस में क्या क्या कॉज हो रहा है, तो कोई भी अगर आपको पॉइंट्स पूछेगा तो आप आराम से इसको बता सकते हो, ओके। फिर नेक्स्ट चलते हैं। देखिए कॉजेस तो आता है, उसके साथ साथ हमको कुछ रेमेडियल मेजर्स भी मिलता है, तो हम क्या क्या रेमेडियल मेजर यूज कर सकते हैं वो सिकनेस को ओवरकम करने के लिए, वन बाय वन हम उनको देखते हैं। जैसे आइडेंटिफाई सिकनेस एट द इनिशियल स्टेज, आप इनिशियल स्टेज में ही आपको पता चल जा रहा है कि बिजनेस में आपका प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, तो फ्यूचर लॉन्ग टर्म में आपको वो घाटा में नहीं गिरने के लिए आपको पहले ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इनिशियल स्टेज में आपका सिकनेस क्या हो रहा है। फिनेंशियल असिस्टेंस, आप बैंक से लोन ले सकते हो, ओके, असिस्टेंट कोई कहीं से भी रिसोर्सेज का असिस्टेंट ले सकते हो। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को आप इंप्रूव कर सकते हो, ओके, इंप्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन मतलब आप न्यू टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व हो रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो अपना टेक्नोलॉजी को, देन ऑल्सो यू कैन रेमेडी द सोल्यूशन। मार्केटिंग असिस्टेंट, आप मार्केटिंग से असिस्टेंस ले रहे हो, हेल्प ले रहे हो मार्केट से। लिक्विडेट कर रहे हो अपना बिजनेस, जो अनप्रॉफिटेबल बिजनेस है आप उसको क्या कर रहे हो, बेच दे रहे हो, सेल कर दे रहे हो, तो वो लिक्विडेशन प्रोसेस हो जाता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, आप गवर्नमेंट से हेल्प ले रहे हो। ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, आप जितने भी एम्प्लॉयज है आपको ट्रेनिंग, उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो। फिर रिहेबिलिटेशन, ओके। तो दिस आर द रेमेडियल मेजर्स विच वी कैन टेक टू ओवरकम द सिकनेस, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हैंड होल्डिंग स्टेज क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ओके। हैंड होल्डिंग स्टेज मतलब, हैंड होल्डिंग मतलब मदद के लिए हाथ बढ़ाना, अगर मैं हिंदी में बोलूंगा तो मदद के लिए हाथ बढ़ाना। द टाइमली एंड एडुकेट असिस्टेंट टू एमएसएमईज, तो हम टाइमली और एडुकेट असिस्टेंट प्रोवाइड जब करता है गवर्नमेंट एमएसएमईज को, तब उसको बोलते हैं हैंड होल्डिंग स्टेज। एंड रिहेबिलिटेशन एफर्ट शुड बिगिन ऑन अ प्रोएक्टिव बेसिस व्हेन अर्ली साइन ऑफ सिकनेस आर डिटेक्टेड। जैसे ही पहले अर्ली साइन ऑफ सिकनेस आप डिटेक्ट करते हो ना, तभी आप क्या करोगे, एमएसएमईज को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। कौन करेगा, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा सपोर्ट, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं हैंड होल्डिंग स्टेज, ओके। मदद के लिए हाथ बढ़ाता है गवर्नमेंट, एमएसएमईज को सपोर्ट करता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हैंड होल्डिंग स्टेज बोल देते हैं। तो हैंड होल्डिंग स्टेजेस क्या होता है, देखिए हैंड होल्डिंग स्टेजेस, there is a delay in commencement of commercial production by more than 6 months for reason beyond the control of promoter। अगर आपका प्रोडक्शन, कमर्शियल जो प्रोडक्शन आप कर रहे हो, आप प्रोड्यूस ठीक से नहीं कर पा रहे हो, 6 मंथ से अधिक टाइम लग जा रहा है आपको प्रोडक्शन करने में, तब आपको गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी, हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ओके। देन वी कैन कॉल्ड एज दैट द इंडस्ट्री नीड द हैंड होल्डिंग स्टेजेस, ओके, सपोर्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन और सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। या फिर द कंपनी इनकर लॉसेस फॉर 2 years और कैश लॉस फॉर 1 year। हमको हैंड होल्डिंग स्टेज कैसे पता चलेगा कि एक इंडस्ट्री एक हैंड होल्डिंग स्टेज में है, जब उसका 2 years से अधिक अमाउंट से कैश लॉस हो रहा है, या फिर 1 year से उसको कैश लॉस हो रहा है, ओके। तो हम बोल सकते हैं वो हैंड होल्डिंग स्टेजेस में आ चुका है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज लेस देन 50% और सेल्स आर लेस देन 50%। आपका जो भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रहे हो वो 50% से भी आप कम अमाउंट में यूटिलाइज कर रहे हो, या फिर आपका सेल बिल्कुल हो ही नहीं रहा है, आपको प्रॉफिट बिल्कुल हो ही नहीं रहा है, लॉस में आप चल रहे हो, या फिर आपका सेल रिड्यूस हो गया है लेस देन 50%, देन वी कैन कॉल्ड इट एज हैंड होल्डिंग स्टेज एंड इट्स नीड्स द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, ओके। तो ये था हैंड होल्डिंग स्टेजेस, ओके। मैं और एक बार आपको बता देता हूँ हैंड होल्डिंग स्टेजेस क्या होता है। आपका अगर प्रोडक्शन 6 मंथ से अधिक टाइम हो गया है, आपका प्रोडक्शन ठीक से हो नहीं रहा है, तब आपको सपोर्ट की नीड है। या फिर आप कैश लॉसेस कर रहे हो फॉर कंसेक्यूटिव 2 years या फिर 1 year के लिए कंसेक्यूटिव कैश लॉस कर रहे हो, तब आपको हैंड होल्डिंग स्टेजेस का नीड होता है। या फिर आपका सेल लेस देन 50% हो रहा है, देन ऑल्सो यू नीड द हैंड होल्डिंग स्टेजेस एंड गवर्नमेंट सपोर्ट हियर यू नीडेड।
ओके, फिर आ जाता है उसके लिए क्या हुआ था, एक सिका एक्ट पास हुआ था, सिका एक्ट। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया एक सिका एक्ट, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट पास हुआ था। तो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इट वाज अ की पीस ऑफ द लेजिस्लेशन डीलिंग विद द इश्यू ऑफ रैम्पेंट इंडस्ट्रियल सिकनेस इन इंडिया। ये जितना भी इंडस्ट्रियल सिकनेस आता है ना, उसी उसके रिगार्डिंग ये सब एक्ट पास हुआ था। क्या क्या इंडस्ट्रियल सिकनेस आता है, हम उसको कैसे डील कर सकते हैं, कैसे उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो सीका इंडस्ट्रियल एक्ट इसके लिए पास हुआ था, टू डिटेक्ट द सिक और पोटेंशियल सिक कंपनीज। तो सीका एक्ट का क्या उसका काम था कि कौन सा इंडस्ट्री सिकनेस में है या फिर फ्यूचर में सिकनेस में आ सकता है, वो इंडस्ट्रीज उसको फाइंड आउट करना है और उसको रिगार्डिंग रेमिडियल मेजर्स लेना है। तो वो सीका एक्ट में आया था। दिस मेजर्स आर टेकन टू रिलीज इन्वेस्टमेंट लॉक्ड अप इन सिक कंपनीज फॉर प्रोडक्टिव यूज एल्सवेयर। मतलब यहाँ पे सिका एक्ट के थ्रू हमको पता चलेगा कि हमारा बिजनेस में कहाँ पे लॉस हो रहा है, जहां पे भी लॉस हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, और कोई बिजनेस में हम उसको यूटिलाइज करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल मेरा ये एसबीयूस में ये मान लीजिए ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये एसबीयूस है, डिफरेंट डिफरेंट एसबीयूस है। तो ये एसबीयूस में मान लीजिए उसका लॉस हो रहा है। ओके, तो वो क्या कर सकते हैं, सीका एक्ट के थ्रू में इसको फाइंड आउट करके ये एसबीयूस में अभी वो प्रॉफिट इनकर करना स्टार्ट होगा। मतलब जितना भी रिसोर्सेस ये मतलब इस एसबीयूस में लगा रही थी, तो वो क्या करेगा, सीका एक्ट के थ्रू में डिफरेंट एसबीयूस डिफरेंट पोर्टफोलियो में अभी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो और कोई बिजनेस भी कर सकते हैं। सूर्य पूछ रहे हैं सिकनेस इन इंडस्ट्रीज मीन, सिकनेस इन इंडस्ट्रीज मीन्स जैसे हम इंसान बीमार गिरते हैं उसी तरह इंडस्ट्रीज भी बीमार गिरते हैं। तो हमको अर्ली स्टेज में फाइंड आउट करना पड़ता है कि वो बीमार क्यों पड़ते हैं। जब उनका नेटवर्थ लेस देन 50% हो जाता है तब वो बीमार पड़ते हैं, या फिर उनके जो एक ऑर्गेनाइजेशन एनपीएस हो जाता है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाता है, लोन डिफॉल्टर हो जाता है फॉर मोर देन 3 मंथ, देन वी कैन ऑल्सो कॉल इट दैट सिकनेस इन स्मॉल इंडस्ट्रीज। वो बीमार है वो इंडस्ट्री। ओके, आई होप सिकनेस इन इंडस्ट्रीज क्या है सूर्य आपको समझ आ गया होगा। ओके, कंटेंट में अगर अभी तक किसी को भी कुछ भी डाउट है तो पूछ सकता है। आई होप सूर्या मैंने सिकनेस इन इंडस्ट्री क्या है आपको बता दिया। ओके, अगर सब समझ आ रहा है तो चलिए हम कुछ एमसीक्यूज करते हैं रिगार्डिंग द सिकनेस, उससे और भी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिंग हो जाएगा आपका। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन इंडस्ट्रियल सिकनेस ड्यू टू द मैनेजरियल इनकॉम्पिटेंस एंड रॉन्ग पॉलिसीज परस्यूड डेलिवरी फॉर वांट ऑफ जेन्यून स्टेक इज नोन एज व्हाट। ओके, जेन्यून सिकनेस, इंसिपिएंट सिकनेस, इंड्यूस्ड सिकनेस या फिर नॉन ऑफ द अबव। जब एक इंडस्ट्रियल सिकनेस आता है ड्यू टू द मैनेजरियल इनकॉम्पिटेंस, आपका मैनेजर इनकॉम्पिटेंस से जो सिकनेस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, जेन्युइन सिकनेस, इंसिपिएंट सिकनेस या फिर इंड्यूस्ड सिकनेस या फिर नॉन ऑफ द अबव। ओके, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सब बताएंगे जल्दी इसका आंसर क्या होगा। तो सूर्य बता रहे हैं ए जेन्युइन सिकनेस। ओके, और कोई बताएगा इसका आंसर क्या होगा। मैनेजर यहाँ पे जानबूझ के वो सिकनेस को करवाता है जिससे उसको स्टेक मिल सके एक ऑर्गेनाइजेशन में, जानबूझ के वो करवाता है, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर वांट ऑफ जेन्युइन स्टेक, उसको स्टेक लेने के लिए डेलिबरेटली वो जानबूझ के वो सिकनेस को करवाता है जिससे उसको स्टेक मिल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा इंड्यूस्ड सिकनेस। ओके, वो जानबूझ के यहाँ पे इंड्यूस कर रहा है। ओके, द इंडस्ट्रियल सिकनेस ड्यू टू द मैनेजरियल इनकॉम्पिटेंस एंड रॉन्ग पॉलिसीज परस्यू डेलिबरेटली, वो डेलिबरेटली जानबूझ के लिए करता है जिससे उसको एक कुछ स्टेक मिल सके, तो उसको हम इंड्यूस सिकनेस बोलते हैं। वो जानबूझ के लिए उसको इंड्यूस करता है। ओके,
तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा। और जेन्युइन सिकनेस मतलब वो जेन्युइनली आपका जो जेन्युइनली होता है, बेसिकली जो होता है, जैसे हो जाता है आपका इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए आ जाता है, रिसेशन आ जाता है, तो जो जिसमें आपका कंट्रोल नहीं हो सकता है, तो वो आ जाता है जेन्युइन सिकनेस। ओके, और इंड्यूस्ड सिकनेस जैसे मैंने आपको बता दिया। और इंसिपेंट सिकनेस मतलब आप खुद अपने ये से कर रहे हो, जैसे मैंने आपको विजय माल्या का एग्जांपल दिया था, जिसने एनपीए लोन डिफॉल्टर कहलाए गए और उन्होंने एनपीए हो गए, 3 मंथ से मोर हो गए, इसी के लिए वो इंसिपेंट सिकनेस आ गया। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड सिकनेस हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया? रीजनल इम्बैलेंस हो रहा है, इनएडुकेट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लॉसेस एंड इंडस्ट्रियल सिकनेस, या फिर लो कॉस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। क्या होगा इसका आंसर, बताइए। आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, वो फाइंड आउट करना है। नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया। सूर्य बता रहे हैं बी, इन एडुकेट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। टू का बी बता रहे हैं। ओके, ओके, अभी उन्होंने आंसर चेंज कर लिया, 2 का डी बता रहे हैं। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा लो कॉस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हो जाएगा। नॉट ए प्रॉब्लम पूछा है आप। ओके, नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया। रीजनल इम्बैलेंस, आपका रीजनल इम्बैलेंस है तो वो तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगा। इन एडुकेट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आपके पास इन एडुकेट एम्प्लॉयमेंट है तो वो भी प्रॉब्लम आएगा। लॉसेस एंड इंडस्ट्रियल सिकनेस, ये तो प्रॉब्लम है ही है। तो लो कॉस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी मतलब आपको इकोनॉमी में आप जो भी बना रहे हैं आपको लो कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, तो वो तो अच्छा है ना इंडस्ट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो भी उसको रिसोर्सेस रॉ मटेरियल्स इनकर कर रही है, जो भी रॉ मटेरियल्स वो ला रहे हैं उनको लो कॉस्ट में गिर रहा है, जो भी प्रोडक्शन वो कर रहे हैं उनको लो कॉस्ट इनकर हो रहा है, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है और वो प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में इसी में ही कंफ्यूज होते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। बहुत जन होते हैं नॉट में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंडस्ट्रियल सिकनेस इज अ मैटर ऑफ सीरियस नेशनल कंसर्न बिकॉज इट अफेक्ट्स व्हाट? द ओनर एंड द एम्प्लॉयज, क्रेडिटर एंड द सप्लायर्स, एडवर्सली टू द नेशनल रिसोर्सेज एंड क्रिएट सोशल अनरेस्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इंडस्ट्रियल सिकनेस जब आता है वो एक सीरियस कॉन्सर्न होता है फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। क्या क्या वो सीरियस कॉन्सर्न किस रिगार्डिंग किस चीज में सीरियस कॉन्सर्न हो सकता है, तो आपको इस आंसर का फाइंड आउट करना होगा क्या होगा सीरियस कॉन्सर्न्स। किस चीज में इफेक्ट डालता है, जल्दी से बताइए। 3 का क्या होगा आंसर? वो सूर्य बता रहे हैं ऑल ऑफ द अबव, डी। बाकी भी बताइए क्या होगा इसका आंसर। जब एक इंडस्ट्रियल सिकनेस आता है वो किस चीज के ऊपर इंपैक्ट डालता है ज्यादा, जिससे हमको हैजर्डियस फेस करना पड़ता है, हैजर्ड फेस करना पड़ता है, सीरियस कॉन्सर्न किस चीज के ऊपर ज्यादा इफेक्ट डालता है? ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। देखिए ओनर एंड द एम्प्लॉइज, अगर आपका इंडस्ट्री सीक है तो एक ओनर एंड एम्प्लॉइज के तो ऊपर वो इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। क्रेडिटर एंड सप्लायर्स, क्रेडिटर एंड सप्लायर्स को भी इम्पैक्ट डालेगा। वो ठीक से अपना रॉ मटेरियल्स नहीं ला पाएंगे, खरीद पाएंगे, वो बेच भी नहीं पाएंगे, बिकॉज वो सोचेंगे कि वो इंडस्ट्रीज बीमार है, सिक है, तो उसको क्यों सेल करेंगे। ओके, एट एडवर्सली इफेक्ट टू द नेशनल रिसोर्सेज एंड क्रिएट सोशल अनरेस्ट। ओके, तो एक इंडस्ट्रीज आपका मतलब सीक इंडस्ट्री है तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी ठीक से नहीं हो पाएगा, हाई अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, तो वहां से क्या होगा, एक सोसाइटी में एक सोशल अनरेस्ट क्रिएट करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो जब एक इंडस्ट्रियल सिकनेस होता है वो एक सीरियस नेशनल कंसर्न को इंपैक्ट डालता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमीडिएट इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस? ओके,
ड्रॉप इन प्रॉफिटेबिलिटी, क्या इससे हमको पता चलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी सिकनेस में है? या फिर लेबर अनरेस्ट, अगर आपका लेबर अनरेस्ट है वहां से क्या पता चलता है? या फिर श्रिंकिंग ऑफ मार्केट क्रेडिट, आपका मार्केट क्रेडिट नेट, आपका मार्केट वर्दीनेस रिड्यूस हो रहा है? या फिर डिक्लाइन इन मार्केट शेयर? ओके, नॉट एन इमीडिएट, ये इंपॉर्टेंट है, नॉट एन इमीडिएट इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। ओके, इमीडिएट इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। कोई बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको इंडिकेटर को फाइंड आउट करना पड़ता है कि पड़ेगा यहाँ पे कि कौन सा इंडिकेटर इंडिकेट करते हैं कि ये इंडस्ट्री सिकनेस में है, और वो इमीडिएटली पता चल जाता है हमको। तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिससे हमको पता चलेगा कि ये सीरियस कॉन्सर्न है हमारे लिए, और ये इंडस्ट्रियल सिकनेस को इमीडिएटली इंडिकेट करते हैं। और एक ऑप्शन ऐसा है कि जो इमीडिएटली करता नहीं है बट बाद में वो करेगा। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा डिक्लाइन इन मार्केट शेयर। ड्रॉप इन प्रॉफिटेबिलिटी, मैंने आपको बताया था कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी जब 50% से रिड्यूस हो जाता है तो दिस इज ए सीरियस कॉन्सर्न। ओके, सिकनेस के लिए लेबर अनरेस्ट, आपका लेबर हमेशा स्ट्राइक में जा रहे हैं, लेबर डिस्प्यूट्स हो रहा है, तब वहां से पता चलता है कि ये इंडस्ट्री सिकनेस में है। तो और श्रिंकिंग ऑफ मार्केट क्रेडिट, आप मार्केट, आपका क्रेडिट वर्दीनेस भी रिड्यूस हो रहा है, तो दैट्स ऑल्सो, आप लोन डिफॉल्टर हो जा रहे हो, तो उससे भी आपको पता चल रहा है कि आप सीरियस कॉन्सर्न में है, आप सिकनेस की तरफ मूव कर रहे हो। तो डिक्लाइन इन मार्केट शेयर, ये इमीडिएटली आपको नहीं पता चलेगा, ये बाद में जब सब प्रोसेस होने के बाद जाके आपका डिक्लाइन इन मार्केट शेयर होगा। ये इमीडिएटली डिक्लाइन इन मार्केट शेयर से इमीडिएटली आपको नहीं पता चलेगा। ओके, बट ड्रॉप इन प्रॉफिटेबिलिटी, लेबर अनरेस्ट या फिर श्रिंकिंग ऑफ मार्केट क्रेडिट, यहां से हमको पता चलता है कि हमारा जो इंडस्ट्री है वो सिकनेस की तरफ मूव कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Sick industries refers to those unit which perform purely, incur cash losses for consecutive years या फिर gradually erode the entire net worth। ओके, सिक इंडस्ट्रीज क्या है, हमने पढ़ा था सिक इंडस्ट्रीज का डेफिनेशन। तो सिक इंडस्ट्री डेफिनेशन से आपको फाइंड आउट करना है कि क्या क्या सिक इंडस्ट्रीज में आते हैं। ओके, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ओके, जल्दी से बताइए 5 का क्या होगा आंसर। जल्दी से बताइए क्या होगा 5 का आंसर। एक सिक इंडस्ट्रीज को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन सा फैक्टर से हमको पता चलता है कि ये इंडस्ट्री सिकनेस में है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। विच परफॉर्म पुअरली, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन पुअरली परफॉर्म कर रहा है तो तब क्यों परफॉर्म पुअर कर रहा है? बिकॉज वो सिकनेस की तरफ मूव कर रहा है। ओके, इनकर कैश लॉसेस फॉर कंजिक्यूटिव ईयर्स, मैंने आपको बताया था कि वो कंजिक्यूटिवली वो उसका कैश लॉस हो रहा है। ओके, तब वो सिकनेस की तरफ जाएगा। या और ग्रेजुअली इरोड इन द नेट एंटायर नेटवर्थ, मैंने आपको बताया था कि जब उसका 50% से भी अधिकतर अमाउंट उसका नेटवर्थ से रिड्यूस हो जा रहा है तब वो सिकनेस कहलाता है एक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, सिकनेस इन इंडस्ट्री रेफर्स टू दोस यूनिट्स। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द एंटरप्रेन्योर who does not change the method of production already introduced, क्या बोलते हैं? ड्रोन एंटरप्रेन्योर, फेबियन एंटरप्रेन्योर, क्लासिकल एंटरप्रेन्योर या फिर नॉन ऑफ द अबव। हमने ये पढ़ा था कि जो एंटरप्रेन्योर वो खुद को चेंज नहीं करता है विद द पैसेज ऑफ द टाइम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम के साथ वो खुद को इवॉल्व नहीं करता है, खुद को चेंज नहीं करता है, और उसका प्रोडक्शन मेथड को चेंज नहीं करता है, उसी वो ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रोन एंटरप्रेन्योर, फेबियन एंटरप्रेन्योर या फिर क्लासिकल एंटरप्रेन्योर या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। ओके, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा।
ओके, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ड्रोन एंटरप्रेन्योर। मैंने आपको बताया था एग्जांपल यहाँ पे एक बीडी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो अभी भी जो भी बीडी बना रहे हैं वो अभी भी वही ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग हैंड का यूज करके ही वो बीडी बना रहे हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम दे अपने खुद को चेंज नहीं करते हैं। और एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कोडेक कोडेक का। कोडेक क्या हुआ, जब डिजिटल कैमरा का लॉन्च हुआ था वो सब चेंज हो गए, डिजिटल कैमरा के साथ मूव हो गए, बट कोडैक वही पुराना ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ही फोकस किया, पुराने कैमरा के ऊपर ही फोकस हुआ। तो आपको यहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ आपको खुद को भी चेंज होना पड़ता है। तो इनको हम बोलते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर। और फेबियन एंटरप्रेन्योर मैंने बताया था ये स्केप्टिकल्स होते हैं, ये बहुत शक्की टाइप के होते हैं। ये पहले देखते हैं कि वो बिजनेस मार्केट में अच्छा कमा रहा है कि नहीं, तब वो क्या करेंगे, उस बिजनेस को अडॉप्ट करेंगे। ओके, और क्लासिकल एंटरप्रेन्योर वही ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर है, वही इसको भी हम ड्रोन एंटरप्रेन्योर ही बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वाई आर स्मॉल बिजनेस इंपोर्टेंट टू ए कंट्रीज इकोनॉमी। हम जो एमएसएमईज पढ़ते हैं, ओके, तो एमएसएमईज क्यों इंपॉर्टेंट है एक कंट्रीज के इकोनॉमी के लिए? दे गिव एन आउटलेट फॉर एन एंटरप्रेन्योर। क्या वो हम यहां से एक एंटरप्रेन्योर को प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल बिजनेस से? दे कैन प्रोवाइड स्पेशलिस्ट सपोर्ट टू लार्ज और कंपनीज। क्या वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को? या फिर दे कैन बी इनोवेटर ऑफ न्यू प्रोडक्ट। क्या स्मॉल स्केल बिजनेस इनोवेशंस करते हैं? या फिर ऑल ऑफ द अबव? क्या होगा इसका आंसर? स्मॉल बिजनेस इंपोर्टेंट टू इंडिया नेशनल इकोनॉमी क्यों? वाई द स्मॉल स्केल बिजनेस आर इंपोर्टेंट? ओके, ये ऑप्शन से बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, चलते हैं इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। दे गिव एन आउटलेट फॉर एंटरप्रेन्योर। ओके, दे गिव एन आउटलेट फॉर एंटरप्रेन्योर मतलब यहाँ पे स्मॉल बिजनेस हो रहा है बोल के तो इतना एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो दे गिव एन आउटलेट फॉर एंटरप्रेन्योर, दे कैन प्रोवाइड स्पेशलिस्ट सपोर्ट टू लार्ज ऑर्गेनाइज। तो स्मॉल बिजनेस भी एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके, दे कैन बी इनोवेटर्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट। और स्मॉल स्केल बिजनेस से हम इनोवेशंस भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इनोवेशंस भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। Okay, question number 8. The government policy for Sikh industries unit aim at what? Revival, reconstruction, rehabilitation या फिर all of the above? गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है सिख इंडस्ट्रीज के लिए उसमें क्या क्या आता है? क्या एक गवर्नमेंट हमेशा रिवाइवल के लिए कोशिश करती है, या फिर रिकंस्ट्रक्शन, या फिर रिहेबिलेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव? क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का? जल्दी से बताइए। सिख इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट का पॉलिसीज क्या है, आपको बताना है ये ऑप्शन में से। जल्दी से बताएंगे, सब बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, रिवाइवल। गवर्नमेंट हमेशा पॉलिसीज बन जाने, मैंने बताया आपको सिक्का एक्ट पास हुआ था, तो सिक्का एक्ट के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट ट्राई करेगी कैसे वो इंडस्ट्री जो सिख इंडस्ट्री से उसको रिवाइव करने का कोशिश करेंगे। फिर रिकंस्ट्रक्शन, उसको हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर से हम उसको फिर से बनाएंगे। या फिर रिहेबिलेशन, या फिर जो बिजनेस हमको प्रॉफिट नहीं कर रहा है उसको छोड़ के हम कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करें, उसको रिहेबिलेट करेंगे। या फिर ऑल ऑफ द, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो रिवाइवल, रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलेशन, ये तीनों ही होगा, गवर्नमेंट का पॉलिसीज होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर। बॉर्न सिकनेस इज द सिकनेस सिंस डैश ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंसेप्शन स्टेज, एंड स्टेज, टर्मिनेशन स्टेज, या फिर मिडिल स्टेज? ओके, इसका आंसर बताइए क्या होगा। सीकनेस कहां से पता चलता है? जो सीकनेस फाइंड आउट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को, हम क्या करते हैं, इनिशियल स्टेज से ही फाइंड आउट करते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेज, मैंने हिंट ही दे दिया आपको, इनिशियल स्टेज से ही फाइंड आउट होता है। तो आपको ये ऑप्शन में से ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे।
बॉर्न सिकनेस इज द सिकनेस सिंस डैश ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे सब। ओके चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा इंसेप्शन। इंसेप्शन मतलब ही यहाँ पे हो जाता है इनिशियल स्टेज से ही पता चल जाता है कि ये इंडस्ट्री सीख है, तो हमको इनिशियल स्टेज से ही फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन सा इंडस्ट्री सीख है, और तो उसी हिसाब से हमको रेमेडियल मेजर्स यूज करना पड़ता है। ओके तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, डैश अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज एन इंटरनल कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। ओके इंटरनल कॉजेस कौन सा होता है, यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इंटरनल कॉज क्या क्या आएगा इंडस्ट्रियल सिकनेस में। रिसेशन, क्या रिसेशन इंटरनल कॉज है? इनएफेक्टिव सेल्स प्रमोशन, क्या ये इंटरनल कॉज है? चेंजिंग इन कस्टमर डिमांड, क्या ये इंटरनल कॉज है? या फिर चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, क्या ये इंटरनल कॉज है? तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा 4 ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन एक ऐसा है जो कि इंटरनल कॉजेस में आता है, बाकी 3 नहीं आते हैं। ओके तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इनएफेक्टिव सेल्स प्रमोशंस। अगर आपका देखिए रिसेशन ये हो जाता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके रिसेशन क्या है, आपका इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, आप रिसेशन में हो कि इन्फ्लेशन में हो, तो ये क्या हो जाता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके इसका इंटरनल, इसका ऑर्गेनाइजेशन का हाथ में कुछ नहीं है, ये आउटसाइड फैक्टर है। चेंज इन कस्टमर डिमांड, अगर कस्टमर्स का डिमांड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो क्या होता है, ये भी इंटरनल के पार्ट में नहीं आएगा। ओके चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, अब गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज ला रही है, क्या आ रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में भी नहीं होता है। तो इनएफेक्टिव सेल्स, जो सेल्स प्रमोशंस कर रहे हैं वो गवर्नमेंट का हाथ में रहता है, सॉरी वो एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में रहता है कि वो कैसे अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करे, कैसे सेल्स को आगे बढ़ाए। तो इनएफेक्टिव सेल्स प्रमोशन, दिस वन विल बी द इंटरनल कॉज, दिस वन विल बी द इंटरनल कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। ओके आई होप आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे इंटरनल कॉजेज क्या है और एक्सटर्नल कॉजेज क्या आता है। अगर आपको एग्जाम में पूछ देगा एक्सटर्नल कॉजेज क्या है, तो आप बता सकते हो रिसेशन, कस्टमर डिमांड्स या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सब हमारे एक्सटर्नल पॉलिसीज, एक्सटर्नल कॉजेज आ जाते हैं इंडस्ट्रियल सिकनेस के लिए। ओके तो आज के लिए 10 क्वेश्चन ही था। देखिए आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप जाके हमारे ऐप में जाके दे सकते हैं। बस आपको क्या करना है, हमारे ऐप को, IFS ऐप को आपको अपना फोन में, मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर आप अगर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो आपको सिंपली www.ifsonline.com में जाना होगा, और वहां पे आप UGC नेट मैनेजमेंट सेक्शन में जाएंगे और वहां पे आप फ्रीली वहां पे आप टेस्ट दे सकते हैं। डेली देयर विल बी 5 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इजीली यू कैन गिव। ओके एंड दिस वन इज द लिमिटेड ऑफर, तो जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए बिकॉज दिस इज फ्री वन। और उसके साथ साथ हम आपके लिए एक 21 फरवरी से एक बैच कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं फॉर यूजिसी मैनेजमेंट। ओके जिसमें हम क्या करेंगे, आपको 300 प्लस लाइव इंटरेक्टिव कोर्स वहां प्रोवाइड कराया जाएगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड वन ऑल्सो। उसके साथ साथ 25 प्लस मॉक टेस्ट दे सकते हो एंड वीकली टेस्ट भी वहां दे सकते हो। उसके साथ साथ जितना भी हैंडआउट है, टीचर हैंडआउट पीडीएफ्स भी आपको वहां पे मिल जाएगा। 2000 प्लस टोटल प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यू विल बी आल्सो गेटिंग वन। ओके और फीचर्स क्या क्या है इसमें, AI बेस्ड लर्निंग है, आप आर्टिफिशियल बेस्ड लर्निंग करोगे, चार्ट सपोर्ट। ओके चार्ट सपोर्ट आप अपने एजुकेटर्स के साथ आराम से इजीली यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट। स्टडी मटेरियल्स, आपको स्टडी मटेरियल्स भी मिल जाएगा, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस भी आपको मिल जाएगा, टीचर्स ई नोट्स भी आपको मिल जाएगा। ओके और देखिए ये 7 डेज के लिए आपको मिल रहा है, 7 डेज फ्री डेमो क्लासेस मिल रहा है, और उसके साथ सब्सक्रिप्शन आपको 6 मंथ के लिए रहेगा। तो 6 मंथ इज एनफ टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और ये 7 डेज के लिए आपको फ्री डेमो क्लास मिल रहा है। तो एक बार आइए और देखिए डेमो क्लास आपको कैसा लग रहा है। ओके और आप ये नंबर जो दिख रहा है आपको, लेट मी साइड वन, ये नंबर आपको दिख रहा होगा, ये नंबर में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट www.ifsonline.com में भी जाके आप विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और वहाँ पे आपको जितना भी डिस्क्रिप्शन, जितना भी आपको नीडेड है, आपका डिस्क्रिप्शन बिलो में आपको मिल जाएगा। ओके तो आज के लिए इतना ही था, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर डे।